नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, ये घटना भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है। और इस घटना की शुरुआत होती है कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह से। पूजा सिंह जो थी वो एक इवेंट मैनेजमेंट में काम किया करती थी और वो 29 जुलाई 2019 को एक इवेंट के सिलसिले में ही बेंगलोर जाती है। मगर अगले ही दिन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से जो पूजा थी वो गायब हो जाती है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और जो पूजा थी उसकी तलाश शुरू की जाती है। फिर पुलिस एक ऐसी जानकारी निकाल कर लाती है जिसे सुनने के बाद हर एक इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच में सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी और पूजा की नादानी की वजह से ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आखिर में वो क्या नादानी थी? ऐसी नादानी थी जो कि हम में से हजारों लाखों लोग वो गलती करते हैं। और इस घटना से आपको सबक भी जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि ये घटना एक ऐसी घटना है जो बहुत से लोगों के लिए सबक बन सकती है। अब इस घटना के हम शुरुआत पर चलते हैं। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी और अभी जो उसकी उम्र थी वो महज 32 साल थी। कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल काम किया करती थी। बाद में उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जो पूजा थी उसकी शादी को 7 साल बीत चुके थे। पति के साथ भी जो उसका रिश्ता था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और पूजा पति के साथ ही कोलकाता रहा करती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलोर जाना था। प्रोग्राम बेंगलोर के एक ऐसी जगह पर था जहां पर उसे होटल लेकर रहना था। और शेड्यूल के मुताबिक जो पूजा थी वो 29 तारीख को कोलकाता से फ़्लाइट लेकर बेंगलोर पहुंचती है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आ जाती है। यहाँ से वो एक ओला की कैब बुक करती है, जो कि अक्सर हम कहीं आने जाने में करते ही है। जब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी तभी जो ओला ड्राइवर था उसे पूजा थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती है। और इसी दौरान जो ड्राइवर था उसे पूजा कहती है कि तुम मुझे वापस से होटल में 31 तारीख को सुबह 4 बजे पिक करने आ सकते हो क्या? तो जो ड्राइवर था वो कहता है कि हाँ मैडम, मैं सुबह 4 बजे आ जाऊँगा। 1200 रुपये में जो पूरी बात थी वो तय हो जाती है और जो उसका ड्राइवर था वो हामी भर के चला जाता है। फिर तारीख आती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:43 पर जो पूजा थी वो अपने हस्बैंड को टैक्सी में, जो कि उसने ओला की टैक्सी बुक की थी, उसी से अपने पति को टेक्स्ट मैसेज करती है और वो उसे कहती है कि मैं आराम से वहाँ पर कोलकाता पहुँच जाऊँगी और मैंने टैक्सी ले ली है। पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक पूजा का जो पति था वो कोलकाता में पूजा का इंतज़ार करता है, मगर जो पूजा थी वो वहाँ पर नहीं पहुँचती है। अब जो पूजा का पति था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो इधर उधर फ़ोन करने की कोशिश करता है। वो पूजा को भी फ़ोन करता है, लेकिन पूजा का जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ आ रहा था। पूजा के पास 2 फ़ोन थे, लेकिन दोनों ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। तभी जो पूजा का एक फ़ोन था उससे उसके पति को एक मैसेज जाता है और उस मैसेज में लिखा हुआ था, आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। एक और मैसेज जारी होता है और पूजा पति से अर्जेंटली 5 लाख रुपए की डिमांड कर डालती है। इस मैसेज को देखकर जो पूजा का पति था वो तुरंत से समझ जाता है कि ये मैसेज पूजा का हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो इंग्लिश थी वो टूटी फूटी इंग्लिश थी और वो समझ जाता है कि पूजा ऐसा कभी नहीं लिखती है। और वो फिर पूजा को वापस से फ़ोन करता है, लेकिन तभी जो फ़ोन था वो पिक नहीं किया जाता है और उसे कहा जाता है कि 5 लाख रुपए की मुझे अर्जेंट ज़रूरत है। तो इधर जो उसका पति है वो कहता है कि तुम मेरा फ़ोन पिक करोगी तभी मैं तुम्हारे अकाउंट पे 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करूँगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो फ़ोन पिक करो। लेकिन उधर से जो फ़ोन था अब वो स्विच ऑफ हो जाता है और जो पूजा का पति था वो एक अनहोनी की आशंका में बुरी तरह से घिर चुका था। वो भागती हुई कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में जाता है
और पूजा की जो मिसिंग रिपोर्ट थी वो दर्ज करवाई जाती है। इस दौरान वो पैसे की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करता है। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता है, जो कि अक्सर कई पुलिस वाले ऐसा करते ही है। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी परिवार वालों के पास पूजा की जो थी कोई भी अपडेट नहीं थी। उधर पूजा का जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो समझ चुके थे कि पूजा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब इधर जो उसका पति था उसने पुलिस को ये भी बताया था कि पूजा के फ़ोन से उसके पास मैसेज आया था और पैसे की डिमांड हो रही थी, लेकिन फिर भी जो पुलिस है वो कोई खास इस पर ध्यान नहीं दे पाती है। ये पूरा मामला 31 जुलाई 2019 को कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को कैब बागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कंपाउंड में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। अब 31 जुलाई आ चुकी थी और अब पुलिस को फिर से एक लाश की जानकारी मिलती है। लाश की पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है। कंपाउंड में मिला सभी किसी महिला का था। अब जो शव था उसकी शिनाख्त करने के लिए पुलिस अपने तरीके से लग जाती है, लेकिन इधर जिसका भी शव मिला था उसका जो चेहरा था वो बुरी तरह से खराब कर दिया गया था। यानी कि पुलिस वाले जो थे अब उसका हुलिया पहचान ही नहीं पा रहे थे। बस अब पुलिस के पास जो था वो उस लड़की की पहने हुए कपड़े थे। बाकी ना उसके पास को मोबाइल फ़ोन था, ना ही उसके पास और कोई भी सामान था। तो जो पुलिस वाले थे, अब जो ये यहाँ की जो पुलिस थी वो इस केस को बेहद ही सीरियस तरीके से लेती है और इस केस में पूरी तरह से जी जान झोंक देती है कि इस लड़की के बारे में पता लगाएंगे कि आखिर में ये लड़की है कौन, ये किसकी लाश है। और अब जो पुलिस वाले थे उस लड़की की पोस्टमार्टम करवाते हैं, उसकी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है और फिर उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके पास में ही मिले कुछ जो कपड़े थे, उसी कपड़ों का और उसके शरीर पर एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू की तस्वीर पुलिस ने ले ली थी और अंतिम संस्कार करने के बाद में जो पुलिस थी वो जिस ब्रांड के उस लड़की ने कपड़े पहन रखे थे वो उन्हीं कपड़ों की खरीदारी करने वाले कस्टमर्स की डिटेल निकलवाती है। और ये काम आसान नहीं था, इसमें पुलिस को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तब जाकर पुलिस को कहीं पता चलता है कि ये जो कपड़े हैं वो कहाँ पर लिए गए हैं। और पुलिस को जो लड़की की लाश थी वो मिसिंग रिपोर्ट बेंगलोर में मिली थी। लाश का हुलिया भी उससे काफ़ी मिलता जुलता था और जिस लड़की ने ये कपड़े परचेज किए थे वो लड़की भी बेंगलोर की थी। अब जो पुलिस वाले थे वो बेंगलोर पुलिस से संपर्क करते हैं और बेंगलोर पुलिस से संपर्क करने के बाद में, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट थी वो न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, बाद में बेंगलोर पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा का जो भाई है उसे फ़ोन करती है और उसे उस लाश को पहचानने के लिए बुलाया जाता है। अब जो उसका भाई था वो बेंगलोर जाता है। वहाँ पुलिस उसके पास से बरामद जो कुछ सामान था, या कहे कि जो उसने कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ पर जो टैटू बना हुआ था, उसी के आधार पर उसके भाई को दिखाया जाता है। उसकी लाश को देखते ही जो उसका भाई था वो तुरंत समझ जाता है कि ये लाश तो उसी की बहन की है। अब जो उसका भाई था वो अपने जीजा को फ़ोन करता है, अपने पिता को फ़ोन करता है और सारी जानकारी देता है। और वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले ही दिन फ़्लाइट लेकर बेंगलोर चले जाते हैं। ये लोग पूजा की आइडेंटिटी करते हैं कि आखिर में ये सच में पूजा ही है। और अब जब उसकी लाश सामने आ जाती है तो सारे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। रिपोर्ट की जो जानकारी थी वो उसके पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा सीरियस लिया ही नहीं था और जो उसकी फ़ाइल थी उसे धूल फाकने के लिए छोड़ दिया था। बेंगलोर पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार उसकी लाश से भी नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी उनके सामने ये तो कंफर्म हो गया कि पूजा मर चुकी है। हालांकि उनकी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी अब जो उसके घर वाले थे वो ये चाहते थे कि कैसे न कैसे करके कातिल का पता लगा लिया जाए। पूजा की ईमेल का एक्सेस जो पूजा के पति के पास में था, उन्हें मेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलोर में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला कैब को बुक किया था। अब जो पुलिस थी ओला कैब ड्राइवर को ट्रेस करने में या ढूंढने में लग जाती है
और जो ओला थी उसे ट्रेस करने की पुलिस पूरी कोशिश करती है। तो पता चलता है कि पूजा द्वारा दी गई जो बुकिंग थी उसे ओला की आखिरी बुकिंग थी, यानी कि उस गाड़ी की अब जो बुकिंग है वो दोबारा से हुई ही नहीं है। 17-18 दिन बीत चुके हैं लेकिन उस गाड़ी में किसी की दूसरी बुकिंग नहीं हुई थी। अब इधर जो ड्राइवर था उसका नाम निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि उस कैब को तो नागेश नाम का एक लड़का चला रहा था जिसकी उम्र महज 22 साल थी। पुलिस अब मोबाइल नंबर के आधार पर नागेश को ट्रेस करने की पूरी कोशिश करती है। इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी आती है। जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था तब पूजा के मोबाइल लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इस जानकारी के सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर नागेश के पीछे बढ़ जाते हैं और बहुत ही जल्दी नागेश को पुलिस अपनी पकड़ में ले भी लेती है। पहले तो नागेश पुलिस के हर सवाल के लिए साफ इनकार कर देता है कि उसने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। फिर आखिर में जब पुलिस थी तब शक्ति दिखाती है तो जो नागेश था वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और वो एक्सेप्ट करता है कि पूजा का मर्डर उसी ने किया है। अब जब पुलिस उससे वजह पूछती है तो वो कहता है कि सुबह 21 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ़्लाइट पकड़वाने के लिए वापस एयरपोर्ट जाना है, ऐसा उस मैडम ने मुझे कहा था और पिक करने के लिए भी उसने मुझे बुलाया था। 1200 रुपये में हमारा जो मामला था वो तय हुआ था। तभी जो नागेश था उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है कि ये मैडम तो काफ़ी पैसे वाली है, अच्छे खासे होटल में रुक रही है और साथ ही फ़्लाइट से सफ़र कर रही है, तो इसके पास तो बहुत पैसा हो सकता है। तो क्यों ना इसका पैसा और ज्वेलरी इसे मैं लूट लेता हूँ। और वो एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार के सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा वो जो पूजा थी उसे 3:45 पर वो होटल जाता है। वहाँ से पूजा निकलती है, यानी कि 4 बजे उसे निकलना था, वो 4 बजे वहाँ से निकल जाती है और वो बाद में 4:30 के आसपास वो अपने पति को भी मैसेज करती है कि वो गाड़ी में बैठ चुकी है और वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। अब जो पूजा थी वो रात को उस समय लेट सोई थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। तो उसको कार में ओला की जो उसने गाड़ी बुक की थी उसमें बैठते ही उसे नींद आ जाती है और जो पूजा थी वो सो जाती है। ड्राइवर देखता है कि ये तो सो चुकी है, मौका काफ़ी अच्छा है, तो वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ता है और उसे दूसरे रास्ते की तरफ लेकर चला जाता है। और वो जब दूसरे सुनसान रास्ते में पूजा को लेकर जाता है तो सुनसान इलाके में जाकर वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो भी पैसे हैं, ज्वेलरी है, जो कुछ भी है वो तुम मेरे हवाले कर दो। लेकिन जो पूजा थी वो इस चीज़ का विरोध करती है, लेकिन जो नागेश था वो कहाँ मानने वाला था। वो पूजा का जब विरोध करती है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और पूजा के सर पर वार करता है। चाकू से उस पर 27 वार किए जाते हैं। पूजा जो थी वो पूरी तरह से लहूलुहान हो जाती है, मदद के लिए चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन कोई भी मदद के लिए वहाँ नहीं आता है क्योंकि वो एक सुनसान सी जगह थी। अब जो पूजा थी उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा चाकू मारे गए थे और जब वो और जगह चिल्लाती है तो वहीं पर पास में पड़ा हुआ जो पत्थर था उसे उठाकर पूजा के छाती पर मार दिया जाता है। पत्थर की वार से जो पूजा थी उसकी सांस टूट जाती है। नागेश ने पूजा की जान तो ले ली थी, अब उसे लगा कि कहीं उसकी पहचान हो जाएगी तो वो फंस जाएगा, तो वो पूजा का चेहरा एक पत्थर से पूरी तरह से बिगाड़ देता है। हालांकि जो नागेश था उसे पूजा के पास सिर्फ 500 रुपये और 2 क्रेडिट कार्ड मिले थे। जो क्रेडिट कार्ड वो यूज़ नहीं कर सकता था तो उसके हाथ सिर्फ 500 रुपये और एक पूजा के पास वीवो का फ़ोन था, दूसरा उसके पास एप्पल का फ़ोन था। वो दोनों फ़ोन को अपने साथ लेता है, जिसमें वो जो एप्पल का फ़ोन था उसे कम दाम में बेच देता है। वीवो का जो फ़ोन था उसका जो IMI नंबर था उसे वो बदलवा लेता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। अब वो छुपने की पूरी कोशिश में था और वो उसके पति को भी मैसेज किया था कि 5 लाख रुपए उसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके पति ने भी उसके पास कोई पैसे नहीं डाले। अब इधर जो उसका पति था उसने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, इधर जो नागेश था उसे पैसे तो हाथ लगे नहीं, सिर्फ उसे एक लड़की के मर्डर के जुर्म में जेल की हवा भी खानी पड़ी।
अब ये जो पूरी घटना है, इसमें जो पूजा थी उसकी तो मौत हो चुकी है। अब जो नागेश है उसे क्या सज़ा मिलती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस कहानी से हमें एक सीख ज़रूर से लेनी चाहिए कि अगर कभी भी आपको कहीं पर भी जाना है, तो अगर आपको गाड़ी बुक करनी है, किसी भी, चाहे ओला हो, उबेर हो, जो भी हो, अगर आपको गाड़ी बुक करनी है तो आप ऑनलाइन गाड़ी की बुकिंग कीजिए। क्योंकि आप ऑनलाइन अगर गाड़ी की सर्विस लेंगे तो जो कंपनी है उसके पास में उस गाड़ी की सारी डिटेल रहती है कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है, और उसे ट्रैक किया जा सकता है। जिस जगह अगले को जाना है, अगर गाड़ी का जो ड्राइवर है लोकेशन चेंज करता है तो वो तुरंत पकड़ में आ सकता है और उसे तुरंत ही जो कंपनी है वो उस पर कार्रवाई भी करती है। लेकिन यहाँ पर पूजा ने ऐसा नहीं किया। उसने पर्सनली गाड़ी बुक की, और पर्सनली गाड़ी बुक करने के चक्कर में ही जो ड्राइवर था उसे, जो कंपनी थी वो उसे ट्रैक नहीं कर पाई, क्योंकि उसने ट्रेस करने के लिए जो भी सिस्टम लगे रहते हैं उससे पहले ही ऑफ कर दिया था, क्योंकि उसकी नीयत में तो खोट जो था। तो कभी भी अगर आपको गाड़ी बुक करनी है तो आप ऑनलाइन बुक कीजिए। पर्सनली ड्राइवर से कांटेक्ट दोबारा भी अगर करनी है तो ड्राइवर के नंबर ना लीजिए। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो इन चीज़ों का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और नागेश जैसे लोगों को इन सारी चीज़ों की क्या सज़ा मिलनी चाहिए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।